The Hindu editorial, 16 July 2021. Growing precarity. Precarious का मतलब होता है खतरनाक, डेंजरस. तो डेंजर बढ़ रहा है. Fuel levies must be cut to ease the burden on consumers, reeling under rising inflation. जो फ्यूल पर टैक्स लगाया जाता है उसको कहते हैं फ्यूल लेवी. उसको कट करना जरूरी है जिससे कि जो बोझ है उन उपभोक्ताओं पे जो कि बढ़ते हुए इन्फ्लेशन के अंदर परेशान हो रहे हैं उसको आसान किया जाए. The latest inflation data based on retail and wholesale prices are yet again flashing cautionary signals as spiraling costs continue to dog the pandemic hit economy. जो एकदम हाल में इन्फ्लेशन डेटा आया है जो कि आधारित है रिटेल प्राइसेस पर, होलसेल प्राइसेस पे, वो अब फिर से फ्लैश कर रहा है, यानी चमका रहा है सतर्कता वाले सिग्नल्स को. जैसे ऐसे जो बढ़ती जो कॉस्ट हैं वो हमारे महामारी के द्वारा जो हमारी अर्थव्यवस्था महामारी से जो प्रताड़ित हुई है उसको डॉक कर रहे हैं, यानी कि उसको उस पे बोझ बने हुए हैं, या वो जो कॉस्ट है वो इकोनॉमी को और ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं. CPI based inflation stayed stuck above the RBI 6% upper bound for the second straight month. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर जो आधारित इन्फ्लेशन है वो वो चिपका रहा आरबीआई के द्वारा जो 6% की का जो अपर लिमिट अपने लिए लगाई गई कि हमको इन्फ्लेशन को इतने पे रखना है, उससे ऊपर रहा वो फॉर द सेकेंड स्ट्रेट मंथ, सीधे दूसरे मंथ तक. With June's provisional annualized 6.2.6%, only a touch slower than the 6-month high pace of 6.3% registered in May. और जून का जो प्रोविजनल इन्फ्लेशन का डेटा आया था, जो कि एक होता है जो फाइनल डेटा होता है, प्रोविजनल डेटा आता है, तो जो एनुअलाइज डेटा था, यानी कि एक साल के लिए जिसको एनुअलाइज किया गया, यानी एक साल पहले कितना था और अब जो कितना है प्राइसेस, तो उसमें देखा गया कि 6.26% की बढ़त थी, जो कि केवल थोड़ा ही सा कम था जो 6 मंथ का जो हाई पेस इन्फ्लेशन का रिकॉर्ड किया गया था 6.3% का, जो कि रजिस्टर किया गया था मई में. रजिस्टर्ड मतलब जो कि इकोनॉमी ने रजिस्टर किया था जिसको, यानी इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन हुआ था. Inflation at the retail level was largely propelled by sharp increases in key food item prices, including oils and fats, which surged almost 35% from a year earlier and gained 2.9% from May's levels. As also egg, which jumped 19.4% year on year and 6.2% from the preceding month, and pulses and products, which climbed 10% from June 2020. जो रिटेल लेवल पे जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादातर जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे आधारित होता है, तो उसको कहते हैं रिटेल लेवल का इन्फ्लेशन, वो ज़्यादातर उसको तेज़ दौड़ाया गया था, प्रोपेल किया गया था या दौड़ाया गया था, जो शार्प बढ़त आई थी मुख्य फूड आइटम के प्राइसेस में, और जिसमें शामिल थे ऑयल्स और फैट्स भी, जो कि बढ़ गए थे करीब करीब 35% से एक साल पहले के मुकाबले में, और जिन्होंने 2.9% का गेन हासिल किया था मई के लेवल्स के मुकाबले में. और अंडे की वजह से भी ये इन्फ्लेशन आया था, जो कि 19.4% जो बढ़ गया एक साल के पिछले साल के मुकाबले में ईयर ऑन ईयर, और पिछले महीने के मुकाबले में 6.2% अंडे के प्राइसेस बढ़ गए. और जो दालें हैं, पल्सेस एंड प्रोडक्ट्स, दालों से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कि 10% बढ़ गए थे जून 2020 के मुकाबले में, यानी ईयर ऑन ईयर. As RBI officials reviewing the state of the economy in the central bank's monthly bulletin released on Thursday observed, fuel inflation, which excludes the petrol and diesel, surged to a record 12.7% in June, driven by LPG, kerosene, and the
रूरल पुअर्स मेनस्टे फायरवुड एंड डंग केक। जो आरबीआई का जो सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई जो है उसका मंथली बुलेटिन आता है, उसमें आरबीआई ऑफिशियल्स ने भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति को रिव्यू किया है। और उसमें उन्होंने जो रिलीज हुआ है थर्सडे को, उसमें उन्होंने ये बात कही है, ऑब्जर्व किया है कि जो फ्यूल में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिसमें कि पेट्रोल और डीजल शामिल नहीं है, वो रिकॉर्ड 12.7% उठ गए थे जून में। जून में बढ़ गए थे यानी पिछले जून के मुकाबले में, जो कि एलपीजी, केरोसिन और जो अ, गरीब आदमी का जो मेन स्टे होता है, यानी कि जो जंगल की लकड़ी है, या जो सॉरी जो फायर जलन वाली जलनी लकड़ी है, और जो डंक केक यानी कि जो गोबर है, इनके जो प्राइसेस हैं, इनके बढ़ने की वजह से जो है कि हमारे जो दूसरे जो ऑयल फ्यूल के प्राइसेस हैं वो भी बढ़ गए थे। कहने का मतलब कि हम पेट्रोल और डीजल को हटा भी दें तो एलपीजी, केरोसिन और फायरवुड और डंक केक के प्राइसेस 12.7% बढ़ गए पिछले साल के मुकाबले में। And disconcertingly, LPG and kerosene prices have also registered increase so far in July. और ये बात डिस्कंसर्ट कर देने वाली है, मतलब फोकस हटा देने वाली है, यानी डिस्टर्ब कर देने वाली है कि एलपीजी और केरोसिन के जो दाम हैं उन्होंने भी बढ़त रजिस्टर कर ली है अभी तक जुलाई में। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रिमेन कंसिस्टेंटली हाई। ट्रांसपोर्ट जो जो खर्चे हैं वो लगातार ऊंचे बने हुए हैं, एज बोथ पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस कंटिन्यू टू राइज। जैसे जैसे दोनों पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, विद द फॉर्मर नाउ एवरेजिंग 102.92 अ लीटर। इसमें पेट्रोल का जो प्राइस है फॉर्मर नहीं पहले वाला, अब उसकी औसत है 102.92 रुपये एक लीटर का। इन द फोर मेजर मेट्रोज, जो चार बड़े मेट्रो उनमें, एज ऑन जुलाई 12 को, एंड डीजल एट ऑलमोस्ट 94, और डीजल करीब करीब 94 का प्राइस है, अकॉर्डिंग टू द बुलेटिन आर्टिकल के अनुसार। विद ग्लोबल क्रूड ऑयल ट्रेंडिंग हायर, वैश्विक रूप से क्रूड ऑयल के दाम का जो ट्रेंड है, यानी कि उसकी जो रुझान है, वो ऊपर की ओर जाने वाला है। द unabated rise in domestic transportation costs is bound to reflect in retail prices। तो जो न कम होने वाला राइज है, न हटने वाला जो बढ़त है, जो हमारे देश के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में जो बढ़त आ रही है, उसका बंधा हुआ असर होना ही है, यानी कि वो बाउंड टू रिफ्लेक्ट, यानी रिफ्लेक्ट होना ही है रिटेल के प्राइसेस में, अ, उसका रिफ्लेक्शन आना ही है। जो फार्म प्रोड्यूस के प्राइसेस हैं, या जो ऐसे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस हैं जो कि फैक्ट्रियों से शिप होके आ रहे हैं, उनके प्राइसेस में भी इसकी बढ़त आनी आनी है। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन ऑल्सो स्टेड स्टबनली हाई एट 12.07% इन जून। जून में होलसेल प्राइस का जो इन्फ्लेशन भी जो है वो भी स्टबन, यानी कि जो जिद्दी टाइप का होता है, जिद्दी रूप से ऊंचा रहा जून में, यानी पिछले जून के मुकाबले में, आफ्टर मेज रिकॉर्ड 12.94%, जबकि मई में एक रिकॉर्ड बढ़त आ गई थी प्राइस में 12.94% की। एज प्राइस गेन्स इन द फ्यूल एंड पावर कैटेगरी सोड 32.8% एनुअली। जैसे फ्यूल और पावर की कैटेगरी में जो प्राइस के गेन था वो उड़ के 32.8% सालाना पहुंच गया था, एंड दोज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स एज्ड अप टू 10.88%। और जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के प्राइसेस थे वो बढ़ के 10.88% पे पहुंच गए थे। Medium and small scale industrial units already struggling to cope with the pandemic's impact on demand and overall finances now face rising raw material and input costs। जो मीडियम स्केल के यूनिट्स हैं और जो छोटे यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रियल औद्योगिक जो यूनिट्स हैं, जो पहले ही संघर्ष कर रहे हैं इस पेंडेमिक के महामारी के इम्पैक्ट का जो असर हुआ है डिमांड पे, और कुल मिला के जो फाइनेंसिस पे असर हुआ है, उससे पहले ही उसका सामना कर रहे हैं। तो अब वो रॉ मटेरियल और इनपुट कॉस्ट की बढ़त को भी फेस कर रहे हैं। With manufacturing activity contracting in June for the first time in 11 months as per IHS Markets PMI,
The economy is visibly struggling to regain traction in the wake of the second wave, which has eroded demand and consumptive capacity in both urban and rural markets. जबकि देश में जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो सिकुड़ गई है जून में। पहली बार ऐसा हुआ 11 महीने में, जो कि आईएचएस की मार्केट की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार। तो इकॉनमी जो है वो दिख रही है स्ट्रगल करती हुई, यानी संघर्ष करती हुई, कि वो दोबारा से स्पीड पकड़ ले, ट्रैक्शन फिर से पकड़ ले, उसको उस पर संघर्ष कर रही है सेकेंड वेव के पीछे पीछे, जिसने कि इरोड कर दिया है डिमांड को की उर्वरता को ख़त्म कर दिया है। और देश की जो कंजम्पटिव यानी कंजम्पशन की कैपेसिटी है, उपभोक्ता की जो कैपेसिटी है उसको भी ख़त्म कर दिया है दोनों टाइप के मार्केट में, चाहे वो अर्बन मार्केट हो चाहे रूरल मार्केट हो। Add to this the looming possibility that this year's monsoon rains may be less than adequate, either temporarily or spatially, disrupting agricultural output, and the output for both inflation and growth gets significantly clouded. इससे इससे आगे इसमें अगर हम जोड़ें कि जो सामने हमारे जो संभावना बनी हुई है, लूमिंग मतलब जो सामने एक दानव की तरह खड़ी हुई है, कि इस साल जो मानसून की जो बारिश होगी वो पर्याप्त से थोड़ा हो सकता है कम हो, या तो कुछ समय के लिए या कुल मिला के भी, स्पेशली यानी पूरे भारतवर्ष में। और ये एग्रीकल्चर के खेती के हमारे आउटपुट को डिसरप्ट कर सकती है। और जो हमारा इन्फ्लेशन और ग्रोथ का आउटलुक मतलब जैसे हम देख रहे हैं फ्यूचर में जो होगा उसको भी और वो भी हमारा आउटलुक जो है बहुत महत्वपूर्ण रूप से क्लाउड हो सकता है, मतलब उसमें डाउट क्रिएट हो सकता है, अनिश्चितता पैदा हो सकती है। विद क्यूमुलेटिव रेनफॉल सिंस जून 1 बीइंग 5% बिलो एवरेज, जून 1 से कुल मिला के जो रेनफॉल हो रही है वो 5% जो है औसत से कम है। एंड 12 weather subdivisions spanning 37% of the country's area experiencing deficient rainfall as on July 15। और जो 12 हमारे वेदर के सब डिविजन्स हैं जो कि भारत के कुल एरिया के 37% को अपने आवेश में लेते हैं, अपने दायरे में लेते हैं, तो वो कम रेनफॉल को अनुभव कर रहे हैं जुलाई 15 से। एंड द पेंडेमिक स्टिल नो वेयर नियर अंडर कंट्रोल, और जो महामारी है अभी भी जो है वो कहीं भी कंट्रोल नियंत्रण के अंतर्गत नहीं है, नियंत्रित नहीं है। महामारी के बारे में हम ये नहीं कह सकते वो अंडर कंट्रोल है। द रिस्क ऑफ प्रिकैरिटी एंड हार्डशिप, जो खतरा है जो डेंजर का और बुरी सिचुएशन का, हार्डशिप का, कठिनाइयों का, कि वो बढ़ेंगी रूरल हिंटरलैंड में। जो अंदरूनी एरिया होता है रूरल एरिया में, हिंटरलैंड मतलब अंदर वाला जो एरिया है जो गांव का, वहाँ पर हार्डशिप बढ़ेगी, प्रिकैरिटी बढ़ेगी, खतरा बढ़ेगा। ये रिस्क जो है ये रियल है, काफ़ी रियल है। द गवर्नमेंट मस्ट एट द वेरी लीस्ट कट फ्यूल टैक्सेस, कम से कम सरकार को ये लिए ज़रूरी हो गया है कि फ्यूल पे जो टैक्सेस लगते हैं उनको कट किया जाए, टू ईज द बर्डन ऑन कंज्यूमर्स, जिससे जो उपभोक्ताओं पे बोझ है वो आसान हो जाए। सेकेंड एडिटोरियल, एंडिंग द इम्पास। इम्पास होता है वो स्थिति जब आगे कोई रास्ता नहीं मिलता तो उसको ख़त्म करना, एंड करना। इंडिया चाइना कैनॉट पुट द डिस्ट्रस्ट ऑफ द पास्ट बिहाइंड विदाउट रिजॉल्विंग द बॉर्डर इशू। तो पास्ट में जो दोनों देशों के बीच में डिस्ट्रस्ट रहा है, यानी कि आपस में जो उनको एक दूसरे पर भरोसा नहीं रहा पास्ट में, यानी पुराने समय में, उसको पीछे नहीं रखा जा सकता बिना बॉर्डर के इशू को रिजॉल्व करे, उसको सॉल्व किए। तो बॉर्डर का इशू सॉल्व अभी नहीं हुआ है, तो इस वजह से भारत और चाइना के बीच में डिस्ट्रस्ट है। इंडियाज रिलेशंस विद चाइना हैव बीन इन डीप फ्रीज फॉर ओवर ईयर। चाइना के साथ जो भारत के रिलेशंस हैं वो डीप फ्रीज में रहे हैं एक साल से। द क्राइसिस ऑन द LAC remains unresolved, and tens of thousands of soldiers from both sides still remain deployed in forward areas.
जो हमारे बॉर्डर की जो लाइन है कंट्रोल वाली, वहाँ पर जो स्थिति आ गई है, बुरी स्थिति, वो अभी भी अनरिजॉल्व बनी हुई है। और हमारे दसियों हजारों सोल्जर जो हैं दोनों साइड के, वो डिप्लॉयड पड़े हुए हैं फॉरवर्ड एरियाज में, आगे वाले एरियाज में, यानी बॉर्डर के पास के एरियाज में। Against this backdrop, Wednesday's meeting between External Affairs Minister S. Jaishankar and his Chinese counterpart Wang Yi in Dushanbe assumed significance. इस बैकड्रॉप में, यानी कि इस पृष्ठभूमि में, जो बुधवार को जो मीटिंग हुई है, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं एस जयशंकर और उनके जो चाइनीज काउंटर पार्ट हैं, यानी चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वैंगी, जो मीटिंग दुशानबे में हुई है, वो महत्वपूर्ण हो जाती है। Their last meeting in Moscow in September 2020 took place in the aftermath of the Galwan Valley clash and at a time of a tinderbox-like situation south of Pangong Lake, with troops and artillery dangerously close to each other on the heights of the Kailash Range. सितंबर 2020 में जब उनकी आखिरी मीटिंग हुई थी मॉस्को में, पिछली पिछली जो मीटिंग हुई थी, वो गलवान वैली में जो भिड़ंत हुई थी उसके बाद वाले समय में हुई थी। और एक ऐसे समय में हुई थी जब एक भड़क एकदम बॉम्ब एक्सप्लोड करने वाली सिचुएशन जैसी तरह की जो स्थिति थी, वो पैदा हो गई थी पैंगोंग लेक के साउथ में, जिसमें हमारे और उनके जो ट्रूप्स थे और जो आर्टिलरी, मतलब जो एम्यूनिशन था, जो हथियार वगैरह थे, वो एक दूसरे के काफ़ी खतरनाक ढंग से पास आ गए थे कैलाश रेंज की हाइट्स पे। पॉलिटिकल एग्रीमेंट देन पेव्ड द वे फॉर बोथ साइड्स टू डिसएंगेज इन फरवरी। उसके बाद पॉलिटिकल राजनीतिक लेवल पे, स्तर पे एक एग्रीमेंट हुआ जिसने रास्ता बना दिया दोनों साइड्स के लिए कि वो एक दूसरे से अलग हट जाएं, डिसएंगेज कर जाएं फरवरी में। बट द एग्रीमेंट्स इन कलवान एंड पंगोंग लेक, where both sides have put in place no patrolling zones, have not been followed at other disputed sites in Depsang, Demchok, Gogra and Hot Springs. लेकिन जो एग्रीमेंट गलवान और पैंगोंग लेक में किए गए, जिसमें कि दोनों साइडों ने ये एक नो पेट्रोलिंग जोन को जगह पे बनाया, यानी उसको डिसाइड किया, पुट इन प्लेस, यानी उसको पे डिसीजन लिया कि नो पेट्रोलिंग जोन होगा, यानी जहाँ पे आर्मी के लोग पेट्रोलिंग नहीं करेंगे, अपना गश्त नहीं लगाएंगे। उन एग्रीमेंट्स को फॉलो नहीं किया गया दूसरे विवादित साइट्स पे, जैसे दिपसांग, डेमचौक, गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स। विल द दुशानबे मीटिंग सिमिलरली ब्रेक द इम्पास? तो क्या ये जो इम्पास है, जिसमें बढ़त नहीं मिल रही है, क्या दुशानबे की मीटिंग उसको उसी तरह से तोड़ेगी? द इनिशियल readouts from both sides do not inspire confidence. शुरू में दोनों साइड से जो हम रीड कर पा रहे हैं, वो हमारा आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं कर रहे हैं। Mr. Jaishankar said the unresolved situation was visibly impacting the relationship in a negative manner, and assessing the overall relationship, it was peace on the border that provided the foundation for the development of ties since 1988, when the post 1962 freeze ended. मिस्टर जयशंकर ने कहा कि जो स्थिति है, जो कि अभी रिजॉल्व नहीं हुई है, वो काफ़ी दिख रही है कि उसका असर हो रहा है इस रिलेशनशिप पे नेगेटिव तरीके से। और इस कुल मिला के जो रिश्ता है, उसको अगर उसका आकलन किया जाए, तो बॉर्डर पे जो शांति है, जो कि एक फाउंडेशन प्रोवाइड करेगी हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने में, वो विकास में, 1988 से जो हमारे रिश्ते रहे हैं उनको आगे बढ़ाने में, जो जो फाउंडेशन, जो नींव है, जो हमें आगे बढ़ा सकती है। जबकि पोस्ट 1962, यानी 1962 के बाद जो फ्रीज है जब ख़त्म हुई थी, उसके बाद से पीस जो है, शांति बॉर्डर पे ही हमारे रिश्ते को आगे बढ़ा सकती है। Mr. Wang did not appear to view the boundary dispute with same seriousness, instead calling for it to be kept in an appropriate place while expanding the positive momentum of bilateral cooperation. मिस्टर वैंग ऐसे प्रतीत नहीं होते थे कि वो बाउंड्री के विवाद को उसी सीरियसनेस से, उसी गंभीरता से देख रहे हैं, बजाय इसके कि उन्होंने कहा कि इसको जो है एक उपयुक्त जगह पर रख दिया जाए, यानी कि एक
एक जगह पे फिक्स कर दिया जाए इस विवाद को, जबकि जो पॉजिटिव मोमेंटम है आपसी दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन का, उसको हम एक्सपैंड करते हैं। कहने का मतलब ये कि वो आर्थिक कोऑपरेशन की बात करना चाहते हैं और वो जो बॉर्डर डिस्प्यूट को बैक बर्नर पे रखना चाहते हैं। Where both sides did agree is in their assessment, as Mr. Jaishankar put it, that a prolongation of the existing situation was not in the interest of either side. जहाँ पे दोनों साइड ने एग्री कर लिया था कि वो अपने इस आकलन में एग्री कर लिया, जैसे कि मिस्टर जयशंकर ने इस बात को रखा कि जो जो मौजूदा स्थिति है उसको और लंबा आगे बढ़ाने से क्या है कि वो दोनों साइड के इंटरेस्ट में नहीं है। द डिफरेंस फ्रॉम मॉस्को टू दुशानबे is that China, which last year was equally concerned after India's counter deployments to take the heights of the Kailash Range, where even shots were fired in warning, the first firing since 1975, now appears to be in no hurry to restore the status quo elsewhere. मॉस्को और दुशानबे, यानी दोनों जो मीटिंग हुई है मॉस्को में और दुशानबे में, इनमें फर्क यह है कि चाइना, जो कि पिछले साल बराबर चिंता में था कि जैसे भारत का काउंटर डिप्लॉयमेंट हो गया था, हमने हमारी फोर्सेस को हमने जैसे चाइना ने लगाया था हमने भी लगा दिया था, जिससे कि कैलाश रेंज की हाइट्स को हम ले लें, जहां पर शॉट्स तक फायर हुए थे, यानी गन भी फायर हुई थी, क्योंकि पहली फायरिंग थी 1975 के बाद से। अब ऐसा प्रतीत होता है अब वो चाइना जो है अब किसी जल्दी में नहीं है कि बाकी जगहों पे उस स्टेटस को यानी जो स्थिति बनी हुई स्थिति को फिर से वापस ले आए। India, having declared that normalcy cannot be possible without disengagement and de-escalation, and signaled its intent with measures including scrutiny on Chinese investments, bilateral trade, however, is still booming beyond pre-pandemic levels, thanks to huge imports of medical supplies, will now have to stay the course to underline its resolve on restoring the status quo. Uh, इंडिया, जिसने कि अपनी ये डिक्लेयर कर दिया था कि नॉर्मलसी संभव नहीं है बिना हम जब तक कि हम डिसएंगेज नहीं करते हैं और अलग नहीं होते हैं बॉर्डर पे, और जब तक कि हम जो डी एस्केलेट नहीं करते हैं, यानी जो टेंशन बढ़ गई है उसको कम नहीं करते हैं, और इंडिया ने अपना इंटेंशन यानी अपनी मंशा को सिग्नल कर दिया था कि हम नॉर्मलसी नहीं आएगी, ये इस ऐसे मेजर्स के साथ जिसमें कि वो चाइना के क्या इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं इंडिया में उनको भी स्क्रूटनाइज कर रहे थे, और बायलैटरल ट्रेड यानी आपस में दोनों देशों का जो ट्रेडिंग है उसको भी स्क्रूटनाइज कर रहे थे। लेकिन बहरहाल जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट को स्क्रूटनाइज कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ है कि जो बायलैटरल ट्रेड है यानी दोनों देशों के बीच का जो ट्रेडिंग है ये अभी भी बूम कर रही है, जो कि पैंडेमिक से पहले के लेवल से भी पार निकल गई है। अगर हम देखें कि मेडिकल सप्लाई जो है उसका ह्यूज इंपोर्ट हो रहा है चाइना से, तो जो चाइनीज जो स्क्रूटनी ऑन चाइनीज इन्वेस्टमेंट विल नाउ हैव टू स्टे द कोर्स टू अंडरलाइन इट्स रिजॉल्व। भारत को अब उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा कि जब उन्होंने चाइनीज इन्वेस्टमेंट की स्क्रूटनी करी थी, और उस रास्ते पे चलना पड़ेगा अपने इस निर्णय को, इस दृढ़ निर्णय को अंडरलाइन करने के लिए कि जो स्टेटस को है उस पर वापस आना है हमको, यानी डी एस्केलेट करना है, डिसएंगेज करना है। Mr. Wang also said that Beijing's strategic judgment on China-India relations remains unchanged. मिस्टर वांग ने यह भी बात कही कि बीजिंग का जो स्ट्रेटेजिक जजमेंट था कि चाइना के इंडिया रिलेशंस के बारे में वो वैसे ही बना हुआ है जो जैसे पहले था। स्ट्रेटेजिक जजमेंट का मतलब रणनीतिक रूप से जो जजमेंट किया जाता है रिलेशंस का। Whether China's PLA, which has been dragging its feet on negotiations to restore the LAC status quo since February, shares that judgment remains to be seen. क्या चाइना की जो आर्मी है जो कि अपना पैरों को घसीट रही है, यानी कि वो धीरे चल रही है नेगोशिएशंस पे कि एलएसी स्टेटस को रेस्टोर कर दिया जाए, स्टेटस को जो है रेस्टोर कर दिया जाए लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तो
वो धीमे कदम बढ़ा रही है जो आर्मी है चाइना की, फरवरी से। क्या उनकी आर्मी भी उसी जजमेंट को शेयर करती है, ये भी देखना है। द ओनली वे फॉर बीजिंग टू डेमोन्स्ट्रेट दैट is indeed the case will be to resume negotiations on the LAC at the earliest. केवल एक ही तरीका है बीजिंग के लिए कि वो प्रदर्शित करे कि दैट इज इंडीड द केस, कि वही मामला है, कि उनका जो पीएलए है वो भी उनके जजमेंट को शेयर करता है। तो उसके लिए ये जरूरी होगा कि वो नेगोशिएशंस को वापस शुरू करें एलएसी पे जल्दी से जल्दी। Unless a full restoration of peace and de-escalation on the borders happen, the relations in all other spheres will remain cloaked in distrust. जब तक कि ऐसा नहीं होता कि पूरा रेस्टोरेशन पीस का ना हो जाए, जब तक जो डी एस्केलेशन ना हो जाए, यानी कि जो ऊंचाई पे टेंशन बढ़ गए वो इतना कम हो जाए बॉर्डर्स पे, अगर जब तक नहीं होता है तब तक जो रिलेशन है दूसरे क्षेत्रों में वो एक डिस्ट्रस्ट में क्लोक्ड रहेंगे। क्लोक मतलब उन पे आवरण रहेगा डिस्ट्रस्ट का, यानी एक दूसरे पे भरोसा ना करने का।